नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 62 लक्ष्मीकांत की सीरीज का। यहाँ पे हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है लक्ष्मीकांत में, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि करंट से उठा के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये बुक आगे बढ़ने से पहले खरीद के अपने साथ रख लें दोस्तों। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन भी दबा दें। जब भी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो रेवेन्यू है जो टैक्स के अलावा सरकार के पास आता है। अब जब टैक्स के अलावा आने वाले रेवेन्यूज की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन होंगे। एक वो रेवेन्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एक वो रेवेन्यू जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से रेवेन्यू जाते हैं, तो भैया पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट और टेलीग्राफ से रिलेटेड जो भी रेवेन्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। पोस्ट ऑफिसेस पूरे देश में ऑपरेट करते हैं, उनके ऑपरेशन से जो भी पैसा कमाती है सरकार, वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसलिए आप देखोगे पोस्ट ऑफिस की जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, और जो भी रिक्रूटमेंट होता है पोस्ट ऑफिस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवाता है। दूसरी बात हो रही है यहाँ पे टेलीग्राफ। देखिए आजकल की डेट में दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो रूरल इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्बन इलाके में पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कम हो गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किस लिए होता था, चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए। अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए स्पीड पोस्ट और जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसका इस्तेमाल होता है, बहुत कम होता है। डिजिटल इंडिया का जमाना चल रहा है। जैसे आप सरकारी कर्मचारी बनोगे तो आपको .gov.in की @gov.in की मेल आईडी मिल जाएगी। तो पोस्ट पे काम कम होने लगा है। पहले जो ऑफिशियल काम था, जो सरकारी काम था, वो पोस्ट से ही होता था, रजिस्टर्ड पोस्ट से खासकर, वो भी अब कम हो गया। टेलीग्राफ क्या होता था, देखिए पहले के जमाने में टेलीग्राम भेजे जाते थे। एक कागज पे आप कुछ लिख के टेलीग्राम के माध्यम से भेज दिया करते थे। बहुत कुछ दिनों बाद या महीनों बाद कहीं दूर जहां कागज पहुंचता था वहां पे मैसेज मिलता था। वही मैसेज एक कागज पे लिख के जब आप टेलीग्राफ के माध्यम से भेजा करते थे और जब दूसरी जगह पे रिसीव हो जाता था उसको आप टेलीग्राफ बोलते थे। अभी टेलीग्राफ सर्विसेज तो ना के बराबर है। पोस्टल सर्विसेज अभी भी चालू है, क्योंकि रूरल इलाकों में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं रूरल इलाके में लोग इन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही पाते हैं। और अब तो पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक भी खुल गया है इंडिया में। अगर आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स की न्यूज को ठीक तरीके से पढ़ते हो तो आपको पता होगा। फिर आगे बात करते हैं रेलवेज की। रेलवेज पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। रेलवे से रिलेटेड जो भी कमाई होगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगी। हालांकि ये मैंने आपको पहले बताया है कि रेलवे फेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, बट ओवरऑल रेलवे से आने वाली कमाई कहाँ जाएगी, सेंटर के पास जाएगी। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से आने वाली कमाई कहाँ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आपको पता है कि रीजनल रूरल बैंक्स में 50% सेंट्रल बैंक की ओनरशिप होती है, 35% शायद स्पॉन्सर बैंक की होती है, 15% स्टेट बैंक की होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट जितनी ओनरशिप रखता है किसी पर्टिकुलर बैंक में, उतना उसका प्रॉफिट तो मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन आपको पता है जितने भी मेजर पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, जितने भी सरकारी बैंक है, ये जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा किसका है। अभी ऑब्वियस बात है मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप के हिसाब से मिल जाएगा, और इनमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बैंकिंग सेक्टर के द्वारा कमाया गया, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा कमाया गया मेजर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज भी होती हैं जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो बैंकिंग सर्विसेज पे जो पैसा चार्ज करते हैं उसका जो परसेंट गवर्नमेंट के पास जाता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग, आप चाहे आप टीवी की ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लो, चाहे आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात कर लो। अभी देखिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाता है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन की पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन से आने का पाला पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो भी एक तरीके की ब्रॉडकास्टिंग है। वहीं पे पूरे देश भर में आप देखिए ये जो आपके टीवी पे आप जो सीरियल वगैरह देखते हैं, जो चैनल्स आते हैं, वो चैनल्स का जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए चाहे टेलीफोन स्पेक्ट्रम की बात हो, चाहे सैटेलाइट के सैटेलाइट्स के थ्रू आप स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन करो कि टीवी चैनल्स कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, जो फोन सर्विसेज हैं वो कितने स्पेक्ट्रम में ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। करेंसी से रिलेटेड सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। कॉइनेज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या आता है,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे बहुत गिना सकता हूँ मैं आपको। इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मेजॉरिटी ओनरशिप किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर ये एस्चीट एंड लैब्स करके एक चीज दे रखी है, एस्चीट एंड लैब्स। यही एस्चीट एंड लैब्स आपका स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलम में भी दे रखा है। इस एस्चीट एंड लैब्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। 19 और 20 जो रेफरेंस अगर आप जाके देखोगे लक्ष्मीकांत की किताब में, तो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन चैप्टर 67 और प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट्स में एस्चीट एंड लैब्स वहां पे आएगा, तो इसको वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वही स्टेट्स के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू से आने वाली चीजों को देखा जाए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट काम करता है हर स्टेट में। इस इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो भी कमाई होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कमाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। फिर फिशरीज डिपार्टमेंट होते हैं हर स्टेट में, उनकी कमाई स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। स्टेट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, उनकी कमाई स्टेट के पास जाती है। एस्चीट एंड लैब्स, उसकी कमाई स्टेट के पास आती है, जो स्टेट में होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट्स की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो भी पैसा कमाता है स्टेट। तो ये हो गए कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में बटे हुए। आगे बात करते हैं ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स की। देखिए टैक्सेस तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किए ही जाते हैं। कभी कभी ग्रांट इन एड की भी बात आती है, और जब ग्रांट इन एड की बात आती है तो दो तरीके के ग्रांट इन एड होते हैं। एक तो हो गया आपके स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और एक हो गए आपके डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। ओके, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अभी इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखिए जब भी ग्रांट इन एड की बात आती है दोस्तों, ज्यादातर केस में इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भेजेगी। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में कौन से आर्टिकल में लिख रखा है? आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स के पास पैसा भेज सकती है जब स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट जरूरी नहीं है सारे स्टेट्स को दिया जाए, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स को दिया जा सकता है, और खासकर उन स्टेट्स को दिया जा सकता है जिनको पैसे की जरूरत है। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पैसा अलॉट किया जा सकता है। और ये जो पैसा है ये कहां से जाएगा? ये जाएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI से। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट के अंदर पैसा कहां से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट की स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा दिया जा सकता है। और संविधान ये भी बोलता है कि इस स्टैट्यूटरी ग्रांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रांट फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन अ स्टेट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। यानी कि किसी एक स्टेट में किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोग्रेस के लिए पैसा स्टैट्यूटरी ग्रांट के अंदर से निकाल के दिया जा सकता है। किसी एक स्टेट में किसी शेड्यूल्ड एरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और इस शेड्यूल्ड एरिया में लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस अच्छी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए पैसा इस स्टैट्यूटरी ग्रांट से निकाल के दिया जा सकता है। ये पैसा आसाम के स्टेट को भी दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आसाम लिख रखा है तो मैंने आपको बताया। और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो कि आर्टिकल 275 के अंदर दी जाती हैं, चाहे वो जनरल स्टैट्यूटरी ग्रांट हो चाहे स्पेसिफिक। जनरल में आप स्टेट को दे सकते हो स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और स्पेसिफिक में आप किसी स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए या किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए पैसा दे सकते हो। ये जो आर्टिकल 275 के अंदर स्टैट्यूटरी ग्रांट दिया जाता है, ये दिया जाता है किसके रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। फाइनेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। पहले फाइनेंस कमीशन की जो वैल्यू थी वो प्लानिंग कमीशन की वजह से थोड़ी गिर गई थी, लेकिन इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग ले आया, और नीति आयोग बस एक पॉलिसी रिसर्च बॉडी है। तो ऑब्वियस बात है अब फाइनेंस कमीशन पहले जितना ताकतवर हो गया है। मतलब शुरुआत में फाइनेंस कमीशन ताकतवर था, प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे ताकतवर होता चला गया। प्लानिंग कमीशन के खत्म होने के बाद से फाइनेंस कमीशन फिर से ताकतवर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? डिस्क्रिशनरी ग्रांट की। डिस्क्रिशनरी ग्रांट बात करता है किसमें आता है? पहले तो ये देखिए आर्टिकल 282 में आता है ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट। क्या बोलता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट? कि भैया सेंटर और स्टेट दोनों के पास ये ताकत है कि किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक पर्पस के लिए ये लोग पैसा अलॉट कर सकते हैं। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं अलॉट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पैसा अलॉट कर सकता है। और खास बात दोस्तों ये है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। डिस्क्रिशनरी मतलब अपने मन के मुताबिक, किसी नियम कानून के मुताबिक नहीं। तो ऐसी कोई फील्ड जहां पे सेंटर के पास नियम कानून बनाने की ताकत नहीं है,
जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास नियम कानून बनाने की ताकत नहीं है, बट उस केस में भी सेंटर के पास ये ताकत है और स्टेट के पास ये ताकत है कि ये लोग पैसा अलॉट कर सकते हैं, भले ही उस फील्ड में नियम कानून बनाने की ताकत इनके पास नहीं है। अब वैसे तो देखिए कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट में मैंने आपको ये बताया कि सेंटर भी ग्रांट अलॉट कर सकता है और स्टेट भी ग्रांट अलॉट कर सकता है, बट नॉर्मल कर केसेस में आप देखोगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी सेंटर ही अलॉट करता है, और सेंटर किसको अलॉट करेगा, तो स्टेट्स को अलॉट करेगा। अभी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके स्टेट्स के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस मिल जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर सेंटर चाहता है कि किसी स्टेट में सेंटर की कोई स्कीम बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंटर चाहे कि गुजरात में मनरेगा स्कीम पे ज्यादा पैसा खत्म किया जाए, तो उस केस में सेंटर एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट अलॉट कर सकता है गुजरात को, ये किसी भी और स्कीम के लिए। दूसरी बात, स्टेट के एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, स्टेट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने के लिए समय समय पे ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट सेंटर एलोकेट कर सकता है, बट नॉर्मल केसेस में ज्यादा डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स देखे नहीं जाते। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हो गए, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हो गए, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आ गए आपके आर्टिकल 282 में। अब कुछ दूसरे तरीके के ग्रांट्स भी रखे गए थे ओरिजिनल संविधान में, जैसे ग्रांट रखा गया था जो आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सरकार को दिया जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जूट और जूट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते थे। ये जूट इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए समय समय पे कुछ ग्रांट सरकार को प्रोवाइड करने को बोला गया। ये बोला गया कि संविधान के शुरू होने के 10 साल तक ये अगर ग्रांट दिया जाएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत की चीज है दोस्तों, तो उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा नहीं। आगे चलते गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की आप बात करोगे तो बात यह है कि यहाँ पे अगर जीएसटी को सक्सेसफुल बनाना है, तो जीएसटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सेंटर और स्टेट्स के पास कॉन्करेंट पावर्स हैं जीएसटी की। अगर सेंट्रल जीएसटी है तो स्टेट जीएसटी भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब आप देखोगे जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 का, इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बनाई जाएगी, जिसको आप बोलोगे जीएसटी काउंसिल। इस जीएसटी काउंसिल को बनाने का प्रावधान हमारे देश के कौन से आर्टिकल में किया गया, हमारे संविधान के आर्टिकल 279A में। अगर आप आर्टिकल 279A क्लॉज 1 करोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये लक्ष्मीकांत के नोट्स एंड रेफरेंसेस में दिया हुआ है, दैट द प्रेसिडेंट शैल विदिन 60 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 by order constitute a council to be called Goods and Services Tax Council। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू ये बोला गया कि भैया इसके चालू होने के 60 दिन के अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। भाई जीएसटी काउंसिल बना भी दी गई जब बोला गया था बनाने को। ये जीएसटी काउंसिल में होगा क्या, इस जीएसटी काउंसिल में सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठेंगे, इस जीएसटी काउंसिल में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज जहां पे आप स्टेट के टैक्सेस ले रहे हो और ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे टैक्स लगा रहे हो, तो वहां स्टेट्स का जो हामी है वो बहुत जरूरी है। ओके, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देगी किसको किसको, सेंटर को भी स्टेट्स को भी, कुछ कॉमन मैटर्स पे। तो जीएसटी काउंसिल बहुत सारे मैटर्स पे रिकमेंडेशन देगी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। और जब बात होती है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, तो जीएसटी तो स्टेट्स को भी कंसर्न करता है, सेंटर को भी कंसर्न करता है। तो जीएसटी बताएगी, ये जो जीएसटी काउंसिल ये बताएगी वो टैक्सेस, वो सरचार्जेस, वो सेसेस जो कि सेंटर लगा सकते हैं, जो कि स्टेट लगा सकते हैं, जो कि बॉडीज लगा सकते हैं। यानी जीएसटी से पहले वो टैक्सेस, वो सेसेस, वो सरचार्जेस जो सेंटर लगा सकती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती थी, जो कि लोकल बॉडीज लगा सकती थी, लेकिन अब ये सारे के सारे टैक्सेस मर्ज होके कहाँ जा रहे हैं, जीएसटी के अंदर। तो पहले वो नियम कानून जो सेंटर लगाता था, सॉरी पहले वो टैक्सेस, वो सेसेस, वो सरचार्जेस जो सेंटर लगाता था, जो स्टेट लगाते थे, जो लोकल बॉडी लगाते थे, उनको मिला के हम जीएसटी में बदल रहे हैं। तो किन किन को बदल रहे हैं ये कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगी। फिर वो कौन सी सर्विसेज हैं, वो कौन से गुड्स हैं जिसको हम लोग जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी यही काउंसिल बताएगी। उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड लॉज। फिर जब जीएसटी लगाया जाएगा किसी चीज पे, तो उस चीज के अंदर जो भी इनपुट्स लगे हैं, उन इनपुट्स के प्लेस ऑफ सप्लाई को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये प्रिंसिपल्स भी जीएसटी काउंसिल ही बताएगी। ओके, जो भी जीएसटी लगाया गया है, ओके, और वो जीएसटी जो कि इंटरस्टेट ट्रेड या इंटरस्टेट कॉमर्स के थ्रू लगाया गया है, उसका पैसा किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा,
ये भी जीएसटी काउंसिल बताएगी। फिर भाई अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जीएसटी रेट्स होंगे, जैसे कि बहुत सारे बैंड थे ना जीएसटी के शुरू में 5%, 12%, 18%, 28%। ये बैंड कौन डिसाइड करेगा? ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर जीएसटी के अंदर कौन सी एंटिटीज आएंगी, मतलब एक एंटिटी का मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, उसका साल का टर्नओवर 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख से ऊपर के आप हो तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना। मैं बस 5 लाख आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो भैया ये थ्रेशोल्ड क्या होगा? जिस थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर किसी कंपनी का टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। ओके, फिर मान लीजिए कोई स्पेशल रिसोर्स की जरूरत है, ज्यादा पैसे की जरूरत है, कोई पैंडेमिक आ गया, जैसे कभी आ रहा, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो इस समय पे जीएसटी के रेट्स को बढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो उस जीएसटी के रेट को बढ़ाने के लिए और उस कैलामिटी डिजास्टर में क्या करना है, उसकी बातचीत के लिए डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगी। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे चलते हैं फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब जिसके पास थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर्स भी हैं। अब देखिए, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जब भी अपनी रिपोर्ट बना रही होती है, उस रिपोर्ट के दौरान अगर फाइनेंस कमीशन को किसी प्रॉपर कागजात की जरूरत है, किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड की जरूरत है, या फिर अगर फाइनेंस कमीशन चाहता है कि वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को अपने पास बुला के उसका स्टेटमेंट ले सके, तो वो भी फाइनेंशियल कमीशन कर सकता है। इसीलिए उसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं। जुडिशियल अथॉरिटीज जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, उनके पास पावर क्या है? वो समन कर सकते हैं लोगों को। अगर वो किसी केस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स बुला सकते हैं। अगर वो किसी पर्सन से पूछताछ करना चाहते हैं तो वो उस पर्सन को बुला सकते हैं। ये जुडिशियल अथॉरिटीज की ताकत होती है। कुछ कुछ ऐसी ताकत है फाइनेंस कमीशन के पास है, इसलिए फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। जो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन का काम है, जितना भी टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उस टैक्स के पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन। तो मतलब जो टोटल पैसा आया सेंटर के पास, उस पैसे को स्टेट्स में और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अलग अलग स्टेट्स में कौन से प्रिंसिपल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? आपका प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा। प्लानिंग कमीशन हर साल एक प्रॉपर सर्वे करता है। उस सर्वे के बाद अलग अलग हेड्स को अलग अलग वो वेटेज देता है और उस वेटेज के हिसाब से बताता है कि इस स्टेट को इतना पैसा, इस स्टेट को इतना पैसा, इस स्टेट को इतना पैसा। नॉर्मल करिए वेटेज ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन, बहुत सी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा अलॉट किया जाएगा। तो कौन से प्रिंसिपल्स पे पैसा एलोकेट करना है अलग अलग स्टेट्स को, कितना टोटल पैसे का परसेंटेज स्टेट्स को देना है, इस चीज पे भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है। आगे बात, वैसे फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ना, वो सरकार पे हावी, वो बाइंडिंग नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस सरकार फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को मान लेती है। फाइनेंस कमीशन बहुत कम ताकतवर हो गया था जब प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरमैन थे ना, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर था, जो डेप्यूटी चेयरमैन था ना, उसके पास कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट ताकत होती थी। बहुत पावरफुल होता था प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन। चलिए डेप्यूटी चेयरमैन, अब तो प्लानिंग कमीशन रहा नहीं तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। फिर देखिए, सेंटर समय समय पे ग्रांट इन एड भेजता है। मैंने आपको बताया ना स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275, ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे भेजी जाती है। तो किस प्रिंसिपल्स के आधार पर आर्टिकल 275 के अंदर स्टैट्यूटरी ग्रांट के अंदर आप स्टेट्स को पैसा दोगे और कितना पैसा दोगे, इस बात पर रिकमेंडेशन कौन देगा? प्लानिंग कमीशन देगा। फिर जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ लक्ष्मीकांत ने, इसको आप पढ़िए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत and the municipalities and the states on the basis of the recommendations made by the state finance commission। स्टेट की गवर्नमेंट भी अपने अपने फाइनेंस कमीशन को बनाती है। वो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट को सेंट्रल फाइनेंस कमीशन पढ़ता है। उन रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये जानता है कि उस स्टेट्स में पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को कितने फंड्स की जरूरत है। तो जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो अपनी रिपोर्ट में हमेशा एक रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है और वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी होती है। और उस रिकमेंडेशन में ये बताया जाता है कि कैसे किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के रिसोर्सेज को आप बढ़ा सकते हो ताकि जो लोकल बॉडीज हैं ये और ज्यादा एफिशिएंट और ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सके।
इन बॉडीज को पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि अगर इन बॉडीज के पास पैसा ही नहीं होगा तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये काम भी करता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। अच्छा, ये वाला जो क्लॉज है जो भी मैंने आपको बताया, ये क्लॉज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1992 में जब म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, उस समय पे ये क्लॉज भी डाला गया कि भाई सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये बताएगा कि कैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर आगे बात करते हैं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उस हर चीज पे, उस हर मैटर पे अपनी रिपोर्ट देगा जिस मैटर को प्रेसिडेंट ने सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड किया है। और प्रेसिडेंट अपने मन से कोई मैटर रिकमेंड नहीं करता है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते हैं कि आप इस मैटर को सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करो। और अगर कोई मैटर अलग से, जो काम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का है जो अभी मैंने आपको बताया, उसके अलावा अगर कोई मैटर प्रेसिडेंट की तरफ से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के पास जाएगा तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उस पर भी अपनी राय देगा। तो आप फाइनेंस कमीशन को समझ सकते हो फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील है। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि देखिए, स्टेट्स के पास पैसा जाना जरूरी है। अभी स्टेट्स के पास पैसा जाना जरूरी है, कितना जाना जरूरी है, कौन से आधार पर जाना जरूरी है, क्या बेंचमार्क्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या जरूरत है स्टेट्स की, इन सबको डिसाइड करने के लिए कौन बैठा है? फाइनेंस कमीशन बैठा है। और फाइनेंस कमीशन अगर एक बार रिपोर्ट दे देता है कि हाँ भाई इतना पैसा आप स्टेट्स को दीजिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक मॉरल प्रेशर आ जाता है और मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट बात मान के उतना पैसा स्टेट्स को नॉर्मल कर दे ही देती है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो की। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखते रहिए दोस्तों और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।